किया जाए। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एरिया, लेंथ एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करने वाला हूँ वो आप देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे लेंथ के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके पास ये जो मार्कर है, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इस पेन में अगर आपको इसका लेंथ फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं? आप जनरली ये करते हैं कि भाई यहाँ पे स्केल लेते हैं और वहां स्केल से यहाँ पे जो भी इसका जो मिनिमम टू मैक्सिमम पॉइंट होता है, मतलब 1.2 द लास्ट पॉइंट, मतलब 1.2 फाइनल पॉइंट, इसका अपन लेंथ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो एक सिंपल वे से। लेकिन अगर अपने पास एक कर्व गिवन है या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, किसी कर्व के फॉर्म में गिवन है आपको, और उस कर्व का किसी भी एक इंटरवल के बीच में आपको अगर लेंथ फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द कर्व मतलब कि यहाँ पे अगर लेंथ की बात हो रही है तो उसका जो वेरिएशंस होगा, उसकी जो बात होगी, उस इंटरवल की बात होगी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इसका मतलब है कि अपने पास अगर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन होने वाला है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? आगे बात करते हैं यहाँ पे। अगर अपन एरिया की बात कर रहे हैं, अगर अपन एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया फॉर्म कैसे होता है पहले अपन थोड़ा ओरली जान लेते हैं, फिर आपको मैं पूरा बोर्ड पे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो भाई अगर अपने पास कोई लाइन है और अगर उस लाइन को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, या फिर अपने पास कोई भी कर्व है, सर ये कर्व किस टाइप का हो सकता है, तो भी आपको बता दूं मैं कि कर्व हो सकता है क्या पैराबोला हो या हाइपरबोला हो या फिर सर्कल के फॉर्म में या एलिप्स के फॉर्म में हो, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे कर्व तैयार हो सकते हैं। और या फिर स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है वहां पे, तो वहां पे जब ये कर्व आपस में बनते हैं, है ना, कुछ वहां पे फॉर्म आपके पास गिवन होगा, कुछ उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस गिवन होंगे, तो वहां से आपको देखना है कि ये सर्कल है, कि ये पैराबोला है, कि हाइपरबोला है, कि यहाँ पे एलिप्स यूज हो रहा है या स्ट्रेट लाइन है, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करने अब तक आई थिंक आ गया होगा अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ एरिया का। और एरिया फॉर्म कैसे होता है, एरिया अपन किस चीज का फॉर्म करते हैं? अगर अपन एरिया की बात करते हैं तो एरिया होता है क्लोज्ड लाइन से जो सरफेस क्रिएट हो रहा है उसके लिए हम लोग एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड करूँ आपको, जैसे आप यहाँ पे बोर्ड को देख रहे होंगे, ये यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस व्हाइट बोर्ड का मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक सरफेस किस शेप में दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत वहां पे आप बोलेंगे भाई ये रेक्टेंगल शेप में। ये शेप बन कैसे रहा है? ये बन रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ऊपर एक लाइन है, इसकी बाउंड्री है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। आप भी देख रहे होंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीचे बॉटम लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 लाइन को अपन क्लोज किए और 4 लाइन के क्लोज होने से अपने पास बन रहा है सरफेस, और उसी सरफेस का हम लोग यहाँ पे एरिया फॉर्म करने वाले हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 एक्सिस यूज होने वाले हैं, दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे एक कोई प्लेन की बात हो रही है। अब वो प्लेन कैसे हो सकता है? हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन हो सकता है वो वाई जेड प्लेन हो सकता है वो एक्स जेड प्लेन हो। तो प्लेन की बात हो रही है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी हैव, और उसके कारण यहाँ पे 2 इंटीग्रल्स अप्लाई होने वाले, मतलब डबल इंटीग्रल पे बेस्ड होने वाला है एरिया। इतना आपको थोड़ा ब्रीफ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, इसको सब फिगर आउट मैं आपको करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम का, तो भाई वॉल्यूम क्रिएट कब होता है? जब अपन किसी प्लेन को, या कोई एक फिगर बना हुआ है, कोई रीजन बना हुआ है, कोई एक सरफेस बना हुआ है, और उसी सरफेस को हम लोग रिवॉल्व करते हैं, या उसे पूरा अपन 360 डिग्री पे रिवॉल्व करते हैं, और वो कन्वर्ट होता है एक सॉलिड फिगर में। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक सॉलिड फिगर में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे 3D ज्योमेट्री की बात करनी है, और 3D का जब केस आता है तो वहां पे आपके पास तीनों एक्सिस यूज होने वाले हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों केस की बात होगी। इसका मतलब है वी हैव 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। तो यहाँ पे कोई भी एक सरफेस क्रिएट हो रहा है, जब उस सरफेस को मैं क्लोज करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, जब एक लाइन को हम लोग क्लोज करते हैं, एक नंबर ऑफ लाइंस को क्लोज करते हैं, नंबर ऑफ कर्व्स को क्लोज करते हैं, तो वहां पे सरफेस क्रिएट होता है, और उसी सरफेस का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। और जब वो सरफेस क्लोज होता है, मतलब वो एक सॉलिड फिगर में कन्वर्ट होता है, या फिर उस सरफेस को अपन रिवॉल्व करते हैं 360 डिग्री या जिस भी डिग्री पे रिवॉल्व करते हैं, तो वहां पे एक सॉलिड फिगर तैयार होता है, और उसी सॉलिड फिगर अपन वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और वहां पे आप देख रहे होंगे तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, अगर ये तीनों की बात करते हैं तो अपने पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 3 इंटीग्रल्स यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। इसका मतलब है वॉल्यूम जो है वो 3 इंटीग्रल्स पे बेस्ड होगा।
तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि लेंथ मतलब लाइन इंटीग्रल, मतलब वहां पे सिंगल इंटीग्रल मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात होगी। अगर ये बात करो यहाँ पे एरिया का, तो वहां पे डबल इंटीग्रेशन यूज होने वाला है, मतलब वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और अगर अपन वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बेस्ड होगा, और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो बेस्ड होने वाला है मतलब x y z, और 3 इंटीग्रल्स यहाँ पे यूज होंगे। आगे जाके हम लोग इसको, जब ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, लाइन इंटीग्रल मतलब लेंथ हो गया, एरिया मतलब डबल इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल, एंड द वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन, इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स के, जहां पे मैंने सिंगल इंटीग्रल पे डिस्कशन किया है, फिर डबल पे आया, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन पे आया, तो उस वीडियो को पहले जरूर देखो, उसके बाद आप इसको देखना। क्या आपको समझ में आ रहा है इतना? तो यहाँ पे बात हो रही है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन की, ठीक है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसका आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में आपको ये दिखेगा कि अपन, ऐसा नहीं है कि डबल इंटीग्रेशन है, अगर डबल इंटीग्रेशन दिख रहा है तो कंफर्म है एरिया को शो कर रहा है। हो सकता है वो डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम को भी शो कर रहा हो सकता है कि अगर सिंगल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है तो सिंगल इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है कि वो लाइन इंटीग्रेशन या लेंथ को ही शो कर रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि वो सिंगल इंटीग्रेशन एरिया को भी शो कर रहा हूं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी तक जो हम लोग स्टार्टिंग में जो डिस्कशन किए थे, मेरे को लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कैसे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम अपन फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट है लेंथ, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रही बात क्या है? चलो देखो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं लेंथ आप लोगों को अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले इफ वी हैव, या आप नोट करेंगे यहाँ पे, इफ वी हैव f of x is equal to y, where y is the function of x and x varies between the interval a and b, that is a to b। ये आपको समझ में आ रहा है कि इतना जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस केस की बात हो रही है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेंथ, तो आपने कॉपी का आप लोग हेडिंग डालो लेंथ के बारे में यहाँ पे, और मैंने आपको बोला क्या क्या बोला आपको मैंने कि f of x is the function of x या y is the function of y, और वहां पे जो x है फंक्शन ऑफ x, y वहां पे जो फंक्शन है मेरे पास वो x का फंक्शन है, और x वेरीज बिटवीन द इंटरवल a to b। अब ये इंटरवल क्या है? देखो भाई, अगर अपने पास कोई पैराबोला बना हुआ है तो पैराबोला का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो तो इंफिनिटी पे होता है ना, वो तो अप्रोच करता है इंफिनिटी को। अगर अपने को कोई स्मॉल ड्यूरेशन का या स्मॉल इंटरवल का अगर अपने को उसी कर्व का लेंथ फाइंड करना है तो उस केस के लिए यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो एप्लीकेबल होगा। तो जो वो लेंथ शो कर रहा है जिस भी इंटरवल का, वो इंटरवल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है a to b। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व, और ये जो कर्व डिसाइड हो रहा है ना, उस कर्व का ये आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ कर्व। क्या आपको समझ में आएगा इतना? ठीक। सो लेंथ ऑफ कर्व के लिए फॉर्मूला होगा मेरे पास L इज इक्वल टू a to b रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? और ये हो गया dx। तो ये होता है मेरे पास फॉर्मूला लेंथ के लिए, जहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं सर, ये अगर कुछ और गिवन होगा, कैसे? इफ वी हैव, देखो दूसरा मैं कुछ लिख रहा हूं, इफ वी हैव y of y इज इक्वल टू x। चलो ये गिवन है आपको, और where x is the function of y and y varies between the interval a and b, that is a to b। ये आपको समझ में आएगी ये चीज? तो उस केस में अगर अपने को लेंथ ऑफ कर्व देना है, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। सो यहां पे बात हो रही है L इज इक्वल टू a टू b रूट ओवर 1 प्लस dx बाई dy होल स्क्वायर, और ये हो गया dy। क्या आपको ये समझ में आया क्या?
अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि y will be the function of x, और यहाँ मैंने जस्ट अपोजिट किया है x will be the function of y, और यहाँ पे कहने का मतलब है कि हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये फर्स्ट केस की बात करूं तो यहाँ पे y is the dependent variable और x is the independent variable, so that's why we have the integration with respect to x। और सेकंड केस में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो सेकंड केस आपको क्या शो कर रहा है कि x is the function of y, मतलब कि x will be the dependent variable and y will be the independent variable। तो जो भी वेरिएशंस होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होने वाला है, और उसका मैंने यहाँ पे आपको इंटरवल भी दिया हुआ है, और इंटरवल है मेरे पास a से लेके b तक का, और उसी रेंज के लिए, उसी इंटरवल के लिए आपको यहाँ पे उस लेंथ ऑफ कर्व, मतलब उसका लेंथ फाइंड करना है। जो भी कर्व आपके पास गिवन होगा, जिस भी फॉर्म में वो गिवन हो सकता है। सो यहाँ पे y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो दैट्स व्हाई वी हैव द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। क्या आपको चीज समझ में आ रही है? तो बढ़िया सा आप क्या करो कि इसको अपने नोट्स बनाओ और वहां पे एक बॉक्स बना के दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर लो। क्या आपको चीज समझ में आ रहा है क्या? तो आपको क्वेश्चन में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का गिवन है, कौन सा यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखा हुआ है। अभी अगर मैं जैसे पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा, ठीक है, पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा, मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वहां पे जो x और y वेरिएबल्स है वो चेंज आएंगे r और थीटा में, तो वो भी आपको मैं नोट कराऊंगा। पहले आप इसे नोट कर लो आराम से, ठीक है। तो चलो इसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग बात किए थे लेंथ ऑफ द कर्व, कैसे आपको फंक्शन गिवन होगा उस कर्व के लिए, और कैसे आपको किसी कर्व के इंटरवल में आपको फाइंड करना है उस कर्व का लेंथ, ठीक है। तो उसी बेस मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है जो गेट में आया हुआ था, ठीक है। सो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y is equal to 2/3 x 3/2। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर इसका हम लोग डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करें, सो डिस्कशन में सबसे पहले देखने वाले हैं कि अपने को फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कर्व, और ये कर्व का फंक्शन गिवन है, कर्व फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है आपको? y is equal to 2/3 x 3/2। ये कुछ ऐसा गिवन है कि आपको कि y is the function of x, कुछ ऐसा आपको गिवन है। इसका मतलब है कि x will be the independent variable and y will be the dependent variable। ये आपको समझ में आया होगा। और ये जो इंटरवल आपको गिवन है वो इंटरवल है 0 से लेके 1 तक का, और इसी इंटरवल में ये जो भी कर्व यहाँ पे गिवन है उसके लिए आपको फाइंड करना है उस कर्व का लेंथ। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला a से लेके b रूट ओवर 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? ठीक। अगर ऐसा यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करने के पहले सबसे पहले आप देखो कि इसका अपने को डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव dy बाय dx। तो चलो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, फिर अपन इसका पुट करेंगे यहाँ पे। सो डेरिवेटिव मैंने लिया यहाँ पे। सबसे पहले देखो अपने पास गिवन है y is equal to है 2/3 x 3/2। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो गया अपने पास 2/3 into 3/2 x पावर 3/2 minus 1। तो ये कैंसिल हो गया, बन गया यहाँ पे x 1/2। क्या आपको समझ में आया क्या? तो इतना अपने पास आ चुका है। अब बस अपने को यहाँ पे पुट करना है। सो लेंथ ऑफ कर्व लिमिट है मेरे पास 0 से लेके 1, जहां पे इसका इंटरवल आपको गिवन है इस कर्व का, जिसके लिए आपको लेंथ फाइंड करना है। और ये हो गया 1 प्लस dy बाय dx की वैल्यू मेरे पास x 1/2, और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अपने पास dx। सो L is equal to 0 to 1 रूट ओवर 1 प्लस x dx। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? अब इसका अपने को इंटीग्रल फाइंड करना है, सिंगल इंटीग्रेशन गिवन है आपको, लेकिन 1 प्लस x रूट ओवर 1 प्लस x का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो आप क्या कर लो, सिंपल सा आप क्या कर सकते हो कि आप पुट कर लो लेट 1 प्लस x इक्वल टू t। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो बड़ा आसान हो जाएगा। इससे इसको लिख सकते हैं हम लोग dx इक्वल टू dt। ये क्लियर है आपको? तो ये इंटीग्रेशन हो गया। आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो लिमिट तो चेंज होने वाली है, बस लिमिट चेंज होगी, 0 पुट करो यहाँ पे। तो ये हो गया लिमिट t के लिए 1, लोअर लिमिट 1 हो गया। और उसके बाद अगर अपन अपर लिमिट x की बात करते हैं 1, तो 1 प्लस 1, तो t की वैल्यू हो गई 2। मतलब 1 से लेके 2 लिमिट चेंज हो गया मेरे पास, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। अब ये हो गया मेरे पास रूट ऑफ t, और ये हो गया dt। समझ में के बाद आपको अगर बात करो यहाँ पे रूट t के लिए इंटीग्रेशन, तो क्या होता है इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1।
सो ये हो गया तैयार, और 1 से लेके 2 ये पार्ट। अब इसको आगे और भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेंथ हो गया मेरे पास, इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2। आगे बढ़ते हैं, 1 से लेके 2 इसका लिमिट। अब बस आपको लिमिट यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हो गया 2/3, लिमिट पुट कर रहे हैं 2 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2। क्या आपको इतना क्लियर हो रहा है क्या? अगर लेंथ फाइंड करते हैं तो ये हो गया अपने पास 2/3, ठीक है, 2/3, और यहां पे हो गया 2, 3/2 माइनस 1। सो 1 का पावर एनीथिंग 1 ही होगा मेरे पास, है ना। अगर इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा कुछ 1.21 समथिंग। तो ये हो गया मेरे पास लेंथ ऑफ दिस कर्व। क्या आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सो एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, जो मैंने एक्सप्लेन किया था एक लेंथ को लेके। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो गेट में आया हुआ था। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। पहले ये इंपॉर्टेंट था प्रीवियस ईयर्स के, अगर हम गेट के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन अभी कुछ और ही अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूंगा। बस मेरा वीडियोस आप देखते रहो यहाँ पे। अब यहाँ पे बात हो गई लेंथ के लिए, हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे अब एरिया के लिए, कैसे अपन एरिया को देखते हैं, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट कर लो आराम से, मैं बस आपके लिए वेट कर रहा हूँ, नोट कर लो आप लोग। सो अभी हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे लेंथ के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एरिया। तो एरिया मैंने आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, और वो था एरिया मतलब डबल इंटीग्रल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और वो कैसे नहीं होता है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जस्ट आप 5 मिनट वेट करिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा स्टार्ट करने के पहले, आपको एरिया के बारे में स्टार्ट करने के पहले आपको मैं ये बोल दूं कि आपको याद होगा जब हम लोग क्लास 12 में थे, और वहां पे जो लोग भी एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इंटीग्रल कैलकुलस का आज भी, है ना, अगर आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है गेट एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो एनसीईआरटी बुक का आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। वहां पे चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के 12th क्लास का डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल की बात हम लोग ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, और वहां के क्वेश्चन आप लोग अप्लाई करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर अपने पास है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो जितने वहां पे क्वेश्चंस है वहां पे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो जाके, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपके नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आज भी गेट में वहां से क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए मैं आपको प्रीफर करने बोल रहा हूं। ओके, सेकंड थिंग इज दैट कि वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल के बाद एक नेक्स्ट चैप्टर होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आपको अगर ध्यान होगा, आप पढ़े होंगे जरूर, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। और कर्व मैंने आपको बोला ही है क्या हो सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। समझ में आ रही बात ये? तो वहां पे जो रीजन बाउंडेड होता है उस एरिया फाइंड करनी है। और आपको ये भी याद होगा, मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लास 12 में पढ़े होंगे तो वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं कोई भी क्वेश्चन को। अब सर बोले कि आपने अभी बोला क्वेश्चन की सर फाइंड द रीजन ऑफ द एरिया, फाइंड द रीजन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, अभी आपने बोला हुआ यहाँ पे, और बात की आपने एरिया के लिए, और एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन। लेकिन अभी हम लोग क्लास 12 में जब पढ़े थे तो वहां पे सिंगल इंटीग्रेशन यूज किए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एरिया अगर लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन शो कर रहा है, हो सकता है वो सिंगल इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी हो। अब वो कैसे होता है, कैसे अपन उसको क्लास 12 में सॉल्व किए थे, और कैसे हम लोग अब इंजीनियरिंग में सॉल्व करने वाले हैं, या आपने आप सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, तो कैसे वो चेंज होता है, कैसे डबल इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज होता है, और कैसे हम लोग क्लास 12 में अपन सिंगल इंटीग्रेशन से सॉल्व किए थे, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपके लिए हाईली रिकमेंड है कि आप लोग क्लास 12 का जो डेफिनेट इंटीग्रल है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है उसको जरूर सॉल्व करना, अगर आपको गेट का अच्छा प्रिपेयर करना है तो, ठीक है, क्योंकि आज भी क्वेश्चन वहां से बिल्कुल आते रहते हैं। तो चलो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एरिया के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं रिकॉल करूंगा आपकी क्लास 12 का जो आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं एरिया की बात करता हूं, चलो मैंने यहाँ पे एक रैंडम फिगर लिया, ठीक है, एक रैंडम फिगर लिया मैंने, और ये मेरे पास है, ठीक, ये एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरे पास वाई एक्सिस। एक रैंडम मैंने यहाँ पे एक रीजन लिया हुआ है, और ये रीजन लिया मैंने रीजन आर, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पे। और मुझे इसी का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए अगर एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, वहां पे एरिया
यहाँ पे लिखते थे एरिया। सबसे पहले एक बात बताओ, ये एक रैंडम फिगर बना हुआ है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिए आप लोग एक रैंडम फिगर लिया हुआ है। अगर मुझे इस रैंडम फिगर का एरिया फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते थे, आपको याद होगा क्लास 12 में हम लोग स्ट्रिप लेते थे, याद होगा आपको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप। और आप लोग जानते ही हो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप क्या होता है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे खासे लेवल पे। और उसी स्ट्रिप को हम लोग लेते थे, आपको याद होगा क्लास 12 में। देखो कैसे स्ट्रिप लेते थे। अगर मैंने चलो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप लिया, जो कि मेरा फेवरेट है वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ पे अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप की बात करते हो तो वर्टिकल स्ट्रिप हम लेते ही क्यों हैं, हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इस रैंडम रीजन को अपने को कवर करना पड़ता है। ठीक है, कैसे, ये स्ट्रिप का जब कुछ मूवमेंट इस तरीके से होगा, ऐसा तो मूवमेंट नहीं हो सकता ना, ये तो रीजन के बाहर ही चला जाएगा, तो उसका मूवमेंट कैसे होने वाला है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है। जब इसका मूवमेंट आप करने वाले हैं इस तरीके से, तो ये मूवमेंट कैसा हो रहा है, अलोंग विथ एक्स एक्सिस। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या, मतलब कि इसका मूवमेंट कुछ ऐसा हो रहा है वर्टिकल स्ट्रिप का, और वर्टिकल स्ट्रिप इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, और इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, अलोंग विथ एक्स एक्सिस। क्या आपको समझ में आएगा ये चीज। अगर मैं यहाँ पे इसी, ये वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको किस शेप में दिख रहा है, ये आपको एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है। मैं यहां से क्या बोल रहा हूं, एक रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल शेप्ड स्ट्रिप। और यहां पे कौन सा स्ट्रिप है, ये एक वर्टिकल स्ट्रिप है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है। और अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया की बात करता हूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरे पास, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये होता है मेरे पास एरिया रेक्टेंगल के लिए। अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेट सपोज इस पूरे पार्ट को मैंने लिया कि चलो भाई इसका जो हाइट है या फिर लेंथ है ये y हो गया, और इस पे जो विड्थ है दैट मींस इसको लिया मैंने, एक छोटा सा पार्ट है मेरे पास, और आप देख रहे होंगे ये जो वर्टिकल स्ट्रिप का जो वेरिएशंस है अलोंग विद एक्स एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्या आपको इससे समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे जो स्ट्रिप है जब ये पूरा मूवमेंट करेगा, इस पूरे रीजन पे मूवमेंट करेगा, तो वहां इसकी एरिया निकल जाएगी। अगर मैं वो छोटे से स्ट्रिप का एरिया लेता हूं तो मैं क्या लेऊंगा, लेट्स सपोज इसका हाइट हो गया y, और इसका जो विड्थ हो गया मेरे पास, इसका जो ब्रेड्थ हो गया, अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो इसको लिया मैंने, चलो ये dx है, एक स्मॉल अमाउंट है। सर आप dx क्यों लिए, क्योंकि भाई चेंज इन y एक्सिस along the x एक्सिस आपका यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया dx, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ विड्थ। समझ में आ रहा है चीज। हाँ, अगर अपने को अब लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है अपने को, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इसका लेंथ हो गया और इसका ब्रेड्थ हो गया मेरे पास dx। क्या आपको ये चीज समझ में आएगा, y into dx। उसके बाद अगर आपको ये, अभी तो बात हो गई ये एरिया है, ये स्ट्रिप का एरिया, इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया है। अगर मैं इसी को पूरे रीजन पे कवर करता हूं तो मुझे अगर पूरे रीजन पे इसका मूवमेंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया का इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा मेरे पास, वो लिमिट कैसा होगा, यहां से लेके यहां तक का पार्ट लेफ्ट टू राइट। क्या आपको समझ में आ रहा है। सो मैं अगर मुझे इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है, इस पूरे रीजन का एरिया, तो मैं क्या लिखना पसंद करता हूं, मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन y dx। याद करो यार, याद करो, वही चीज तो लिखा है, याद आया कि आपने वो क्लास 12 का वो चीज जो हम लोग ऐसे कुछ लिखते थे, जब हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते थे हम लिखते थे इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन y dx। समझ में आएगी ये चीज। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रिप का जो मूवमेंट हो रहा है, मैंने कैसे बोला आपको, स्ट्रिप का मूवमेंट, वर्टिकल स्ट्रिप का मूवमेंट है along the x axis, और x axis के लिए मैं आपको लिमिट ऑलरेडी सिखाया हूं, और वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है ये हो गया लोअर लिमिट x1 और ये हो गया x2 अपर लिमिट। तो यहाँ पे होगा लोअर लिमिट, और इस वाले पार्ट में मतलब राइट मोस्ट पॉइंट पे इस रीजन के लिए होगा अपर लिमिट। क्या आपको समझ में आया क्या ये चीज। ठीक है, अब सर ये तो सिंगल इंटीग्रेशन एरिया है, आपने बोला था भाई कि एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन। अब वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो, जब आप लिखते हो क्लास 12 में तो आप इसको ऐसा क्या लिखते हो, ये लिखते हो आप x1 और ये x2, ये y आप क्या लिखते हो, y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या। और ये बन गया dx, यही लिखते हैं y को, यहाँ पे y मिनिमम y मैक्सिमम। अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, ये जो स्ट्रिप है इसका आप लोगों ने x के अलोंग में लिमिट देखा, x1 x2 लेफ्ट हैंड साइड और राइट मोस्ट साइड, ओके। लेकिन भाई इसका कुछ हाइट भी तो होगा, इसका भी तो कुछ लिमिट होगा। तो ये जो पार्ट है ये शो करता है आपके y के मैक्सिमम वैल्यू को, और ये जो पार्ट होता है ये शो करता है y के मिनिमम वैल्यू को।
अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू, इसका हाइट भी तो कुछ लिमिट के साथ होगा ना, इस रीजन का भी तो कुछ लिमिट होगा उसके हाइट के हिसाब से। तो ये हो गया y मैक्सिमम, y मिनिमम। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये हो गया x1, ये हो गया x2, और अगर मैं ऐसा बोलूं आपके पास कि y1 ये y2 और ये हो गया मेरे पास dy dx, क्या आपको ये समझ में आया क्या? सर बिल्कुल समझ में आया था, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखो कैसे। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, ये जो फॉर्मूला है हम लोग यूज करते थे क्लास 12 में सिंगल इंटीग्रेशन में, लेकिन हम लोग थोड़े बड़े हुए, हम लोग इंजीनियरिंग में आए, तो हम लोग हायर मैथमेटिक्स में इसमें पढ़ रहे हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन। और वो कैसे है, x1 से x2 हो गया मेरे पास लेफ्ट मोस्ट टू राइट मोस्ट रीजन के लिए, और ये स्ट्रिप के लिए अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला मैक्सिमम वैल्यू और नीचे वाला मिनिमम वैल्यू, और ये जो y1 आपको शो कर रहा है ये y1 है y के मिनिमम वैल्यू को, और y2 y के अपर लिमिट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू को। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका इंटीग्रेशन पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, पहले होगा y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे फंक्शन कितना है मेरे पास, 1 है मेरे पास फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखोगे y, ये देखो y। और y में जब आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, या फिर आप क्या बोल सकते हो y2 माइनस y1। जैसे आपने लिखा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में तो आप लिखे y, और y2 माइनस y1 या y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्चुअल में दोनों एक ही चीजें हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि वर्टिकल स्ट्रिप में जब आप दे रहे हो सिंगल इंटीग्रेशन पे, सिंगल इंटीग्रेशन पे आप उस रीजन का एरिया फाइंड कर रहे हो, तो अलोंग विद x एक्सिस dx हो गया और फंक्शन ऑफ y। क्या आपको ये समझ में आया क्या? हो गया यहां तक। और यहां पे लिमिट हो गई x1 से x2, और आप इसी को डबल इंटीग्रेशन में लिख रहे हो, तो आपने क्या लिखा है dy dx, dy की लिमिट यहां पे मतलब y की लिमिट y1 y2, पहले y के रिस्पेक्ट में होगा फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। यार इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा ये चीज कि कैसे हम लोग क्लास 12 को हम लोग इंटर रिलेट किए यहाँ पे अपने इंजीनियरिंग के लिए, अपने गेट के लिए। तो हम लोग ये क्लास 12 में पढ़ते थे और ये हम लोग अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों क्या यहाँ पे एक ही चीज है, दोनों यहाँ पे एक ही चीज है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अगर आप थोड़ा और बढ़ा दे और आप पढ़ा दे तो कैसा होगा, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपको, मैं बोल रहा हूं आपको कि इस रीजन में मैंने आपको एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। सर एक बार हॉरिजॉन्टल से बता दो, तो भाई आप वेट तो करो, बताता हूं आपको मैं। देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वेट करो आप लोग, और मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे अगेन मैंने, ये तो बात हो गई वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, ठीक है। अभी किसकी बात हुई है मेरे पास, वर्टिकल स्ट्रिप, ओके। अब मैं दूसरा केस यहाँ पे ले रहा हूं और फिर से मैं एक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग, बस आपको मजा आएगा यहाँ पे। ये हो गया y और ये x। फिर से मैं यहाँ पे उसी रीजन को लिया मैंने, ये देखो एक रैंडम सा फिगर लिया मैंने, ठीक है, एक रफ फिगर बना दिया है, और इस बार मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। देखो अब मजा आएगा आपको यहाँ पे पढ़ने में, कैसे, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया मैंने, ये लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये जो पॉइंट होगा ये किसको शो करता है, ये शो करता है x के मिनिमम वैल्यू को, ये शो करता है x के मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है। और उसके बाद इसका जो मूवमेंट हो रहा है, पहली बात तो ये है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रही बात, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, और उसके बाद जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल तो इसका मूवमेंट कैसा है रीजन में, इसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से है। अब ऐसा मूवमेंट तो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये फिगर को बाहर चले जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसका मूवमेंट कैसा होने वाला है, इसका मूवमेंट होने वाला है अलोंग दी y एक्सिस, अलोंग दी y एक्सिस। इसका मतलब है कि ऊपर इसका जो लिमिट बनेगा वहां पे y की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी जैसे वहां पे हो रहा था, और वैसे ही y की मिनिमम वैल्यू बनेगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है, इसको लिया मैंने चलो y2, और इसको लिया मैंने चलो y1, इसको लिया मैंने x1 और इसको लिया मैंने x2। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर अपन इसके आगे एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगेन फिर से वही चीज क्या,
कि लेट सपोज ये जो डिस्टेंस है मेरे पास है इसका x, क्योंकि मुझे अगर ये इस रीजन का मुझे अगर एरिया फाइंड करना है और मैं वहां पे स्ट्रिप लिया हूं तो मुझे स्ट्रिप का वहां पे मूवमेंट कराना पड़ेगा, और मूवमेंट कराना है मतलब पूरे रीजन को कवर करना है। इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन लेने वाले हो। किसका इंटीग्रेशन लेने वाले हो? उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के मूवमेंट का, तो वो रीजन कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करता हूं तो स्ट्रिप का जो एरिया है वो किस शेप में है? ये है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, मतलब अगेन एक रेक्टेंगल शेप्ड स्ट्रिप है, और इस बार ये है हॉरिजॉन्टल। क्या आपको चीज क्लियर हुआ क्या? मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मैंने लिखा और उसका एरिया होता है मेरे पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ अगेन, और मैंने इस वाले लेंथ को, ये जो लेंथ है मेरे पास, इसको लिया x और इस पोजीशन को लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास dy। क्या आपको समझ में आएगा ये चीज? ये हो गया मेरे पास dy। अगर मुझे लिखना है इसका एरिया, किसका एरिया? इस स्ट्रिप का, तो मैं लिखूंगा एरिया x इंटू dy। और पहले क्या लिखे थे? पहले देखो क्या लिखे थे, y इंटू dx। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक, अगर अभी तो ये एरिया किसका है? ये अभी एरिया है इस स्ट्रिप का, है ना। अभी इसी स्ट्रिप का मुझे मूवमेंट करना है पूरे रीजन पे, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन, बस, और विद द लिमिट, विद द डेफिनेट इंटीग्रल, बस। और क्या? इसका मतलब है अगर मुझे चाहिए एरिया किसके लिए? रीजन का एरिया, यहां पे मैं लिख देता हूं r, ये देख लो, ये r हो गया दिस वन। ठीक, अगर मुझे चाहिए इस रीजन का एरिया तो मैं यहां पे लिखूंगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x dy विद द लिमिट ऑफ व्हाट? कैसे मूवमेंट हो रहा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का मूवमेंट हो रहा है अलोंग दी y एक्सिस, और y एक्सिस का मूवमेंट के लिए हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे y की लिमिट होगी दैट इज y1 और ये y2, और ये y2 क्या है? मैक्सिमम y2, और ये y1 क्या है? मिनिमम ऑफ y। समझ में आएगा ये चीज? अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं कि y1 और y2, ये x होता क्या एक्चुअल में? ये x होता है x की मैक्सिमम वैल्यू और x की मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है ये चीज? और यहाँ पे आप लिखते हैं dy। ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए अपन, तो x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम है। अब याद करो हम लोग क्लास 12 में ऐसा कुछ लिखते थे जब हम लोग उस रीजन पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज्यूम करते थे। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? अगर मैं इसको डबल इंटीग्रेशन में चेंज करता हूं ना, सेम एज इट इज यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? अब मैं लिखूंगा यहाँ पे y1 y2, और यहाँ पे लिखूंगा x1 और x2, और यहाँ पे हो गया dx और ये हो गया dy। दैट इज द डबल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। पहले अगर x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे होना ही है क्योंकि मैंने वहां पे लिया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू? 1 है ना, और 1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा? x होगा। और जैसे आप लिमिट पुट करोगे तो आप क्या लिखते हो? लिमिट कैसे पुट करते हैं अपन? कहीं पे x की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या आपको ये समझ में आया क्या? ठीक, तो ये हो गया x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। ये हो गया मेरे पास, इसको अगर मैं और लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं x मैक्सिमम, और ये हो गया x मिनिमम। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्चुअल जो है वो सिंगल इंटीग्रेशन जो है वो डबल में चेंज हो रहा है, और डबल कैसे अपन सिंगल में चेंज कर रहे हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग एरिया को सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ही नहीं बोलते हैं, एक्चुअली वो डबल इंटीग्रेशन ही होता है, लेकिन उसको सिंगल इंटीग्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं। कब? जब मैं वर्टिकल स्ट्रिप लिया और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। क्या आपको ये समझ में आया क्या कि कैसे मैंने इंटररिलेट किया? क्लास 12 का अपना जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ते थे, क्लास 12 में हम लोग मैथ्स पढ़ते थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, और कैसे मैंने इसको यहाँ पे इंटररिलेट किया है अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे, और वो है गेट में यूज होने वाला है। तो आपको ये मजा आया होगा आई थिंक, आप इसको नोट करो अच्छे फॉर्म में। सो आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा लेंथ ऑफ द कर्व कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आपको फंक्शन गिवन होगा किसी कर्व का, और कैसे उस कर्व के लिए इंटरवल गिवन होगा, आपको उसमें फॉर्मूले में पुट करना है और उसका आंसर आपको लेके आना है इंटीग्रेशन करके, दैट इज अ सिंगल इंटीग्रेशन। अब उसके बाद हम लोग पढ़े एरिया। एरिया अपन देखे डबल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्म में देखे। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप के टाइम पे ये हो गया अपने पास y dx इंटीग्रेशन y dx, और हॉरिजॉन्टल में हो गया ये हो गया अपने पास x dy विद द लिमिट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। अभी अपन क्या है कि ये जो एरिया अपन पढ़े इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन उसके बाद वॉल्यूम की भी बात करेंगे। क्या आपको चीज समझ में आ रहा है क्या?
तो वॉल्यूम की बात भी होगी। सो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एरिया के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन भी डबल इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिखता है। आपको मजा आएगा, आपको ना कभी डाउट नहीं होगा, अगर आपको समझ में आ गया तो ये वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ, एरिया के साथ, और मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय।